हेलो एवरीवन, वेलकम टू रैंकर्स फाउंडेशन। क्लास 11 में ट्रांजिशन करने के दौरान चलिए आज हम फिर से 10 क्लास की बातों से शुरू होकर के कुछ 11 की वैसी बातें जानते हैं जो हमने पहले नहीं पढ़ रखी हैं। याद करिए 10 क्लास में एक चैप्टर हमने पढ़ा था अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस तो क्या मतलब होता है इस वर्ड का, प्रोग्रेशन का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हमने पढ़ा था एपी पढ़ा था, लेकिन हम आज कोई एपी की केवल बात नहीं करेंगे, हम प्रोग्रेशन वर्ड का मतलब समझेंगे पहले और फिर देखेंगे कि ये कितने तरह के बनाए गए हैं। क्योंकि मैथ में जो भी बनाया जाता है वो इसलिए बनाया जाता है ताकि हम फिजिक्स में या साइंस में उसका इस्तेमाल कर सकें। तो जाहिर सी बात है अगर ये चीज़ें बनाई गई हैं तो साइंस में इसके कुछ यूजर्स हो सकते हैं, होते होंगे तभी बनाई गई हैं। तो कैसे कैसे यूजर्स हमें पढ़ते हैं ये हमें पता चलेगा। और हम क्योंकि केवल मैथ्स ऐसा नहीं है कि केवल पढ़ रहे हैं, हम टूल्स भी इकट्ठा कर रहे हैं, तो ज़रूर कुछ ऐसे टूल्स इकट्ठा करेंगे जो हमारे काम आएगा। तो देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक मतलब होता है सिंपल नंबर्स, और प्रोग्रेशन आप देखते होंगे आप लोग का प्रोग्रेस रिपोर्ट आता है। हालांकि उसमें प्रोग्रेस भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है, पर रिपोर्ट को कहा जाता है प्रोग्रेस रिपोर्ट। क्यों? वो बताता है कि आपने किस तरह से प्रोग्रेस करा है, करा भी है कि नहीं करा है कि नहीं, वो सब कुछ उसमें बताया जाता है। तो उसी तरह प्रोग्रेस वर्ड से बना है प्रोग्रेशन, यानी हम आगे बढ़ते जाएंगे, नंबर चेंज होते जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोग्रेशन। और ये हमारे जीवन में एकदम अच्छे से घुला मिला है। आप कोई जंगल से जा रहे हैं, देखे कि अरे जैसे ही आप एक कदम जंगल में घुसे, देखे कि अरे इस तरफ जो पेड़ है उसमें सारे डाली में एक एक पत्ता वाला पेड़ है, एक एक पत्ता वाला। फिर आप एक कदम आगे बढ़े, देखे अरे अब जो पेड़ हो रहे हैं सब में 3-3 पत्ते मिल रहे हैं। होते हैं बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जिनमें 3-3 पत्ते होते हैं, है ना। फिर आगे बढ़े 5 मिले। तो अगली बार जब आप बढ़िएगा तो आपको लगेगा कि पहले में 1 मिला, दूसरे में 3 मिला, तीसरे में 5 मिला, तो चौथे में आपके दिमाग में आएगा कि 7 मिलना चाहिए। इस बार आपके दिमाग में ही आएगा। तो एक तरह का प्रोग्रेशन हुआ, आप प्रोग्रेस किए तो आपके दिमाग में एक पैटर्न आया। तो वही सब पैटर्न जो इंपॉर्टेंट पैटर्न्स हम लॉक कर देते हैं और उसको हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो प्रोग्रेशन वर्ड है वो आया है सीक्वेंस और सीरीज से। हम कुछ भी बना सकते हैं। हम बना सकते हैं कि 1/2, 2/3, 3/4, 4/5। आगे चल के इसको अगर मैं बोलूँ आपको लिखने तो आप बड़ी आराम से बता देंगे कि अगला टर्म पता है क्या होगा, 5/6 होगा। फिर उसके बाद आराम से आप बता सकते हैं कि अगला टर्म 6/7। उसी तरह आप आगे भी बता सकते हैं। कहने का मतलब हम इसके आगे के टर्म्स आराम से गेस कर सकते हैं। क्यों? एक पैटर्न में लिखा हुआ है। तो हम इसको या तो सीरीज कह देंगे या तो सीक्वेंस कह देंगे, ये उसका हिस्सा है। लेकिन इसमें बहुत सारा पैटर्न हम लिख सकते हैं। हम ऐसा भी लिख सकते थे कि 1/2 का स्क्वायर, 2/3 का स्क्वायर, 3/4 का स्क्वायर, 4/5। ये भी एक पैटर्न है। एक पैटर्न में चीज़ें चल रही हैं, है कि नहीं। नीचे का स्क्वायर करते जा रहे हैं हम, तो ये पैटर्न में चीज़ें चल रही हैं। आप इसका भी टर्म बता सकते हैं। पर हम जब साइंस में इस्तेमाल करेंगे, हम जब साइंस की बातें करेंगे, साइंस में कैलकुलेशन करेंगे, तो ये पैटर्न हो सकता है हमें रोज ना मिलता हो। तो क्यों पढ़ें इसको, क्यों अपने सिलेबस को बोझ बनाएं, है कि नहीं। तो जब देखा गया सीक्वेंस एंड सीरीज पे रिसर्च करके, तो 3 ऐसे पैटर्न मिले जो बार बार हमें मिलते ही रहते हैं। मतलब फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, हर जगह अगर हम साइंस पढ़ते हैं, कैलकुलेशन की बातें आती हैं, तो ये 3 का ज़रूरत पड़ते ही रहता है। और इसीलिए इन 3 खास तरह के पैटर्न्स को, 3 खास तरह के सीक्वेंसेस को नाम दिया गया प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन, प्रोग्रेस हो रहा है, चीज बढ़ रहा है, प्रोग्रेशन। और ये जो आप पढ़े थे 10th में उसका नाम था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो 3 तरह के प्रोग्रेशन बनाए गए हैं। क्यों 3 तरह के बनाए गए हैं? बन बहुत सकते हैं। आप आज घर में बैठेंगे और डिसाइड करेंगे चलो एक प्रोग्रेशन बनाते हैं, तो आप कुछ भी बना सकते हैं। पप्पू प्रोग्रेशन, बिट्टू प्रोग्रेशन, दुनिया भर के प्रोग्रेशन आप खुद खोज कर देंगे। लेकिन आप जो बनाएंगे उसका ज़्यादा काम नहीं पड़ता होगा। जैसे ये पैटर्न हमने अभी अभी बनाया, लेकिन इसका उतना काम नहीं है। फिजिक्स में ऐसा नहीं कि हमको रोज मिलेगा, लेकिन जो 3 तरह के पैटर्न्स हैं वो अक्सर मिलेंगे, इसलिए उसको खास बोला गया प्रोग्रेशन। और 3 तरह के बनाए गए। पहला था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसके बारे में हम थोड़ा मोड़ा जानते थे 10th में जब थे, और जब 11th में आए तो हो सकता है हमारे दिमाग से थोड़ा उड़ गया हो, तो आज हम रिवाइज कर लेंगे उसको थोड़ा सा।
फिर दूसरा है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये हम नया सीखेंगे। और हम जब इन दोनों को सीख चुके होंगे तो हमें पता चलेगा कि इन दोनों को मिला दें या पुराने जो 10th में हमने पढ़ा था उसको भी हल्का फुल्का उसमें चेंजेस लाएं तो हमें मिल जाएगा हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ये 3 ऐसे पैटर्न्स हैं, 3 ऐसे सीरीज हैं, 3 ऐसे सीक्वेंसेस हैं जो हमें अक्सर मिलते रहेंगे और इनका हम हमेशा इस्तेमाल करते रहेंगे। हमारे दुनिया में जो भी पैटर्न में चीज़ें हो रही हैं, जिस पैटर्न में हमारे नेचर में मैथमेटिक्स बिखरा पड़ा है, उसमें सबसे ज़्यादा पैटर्न यही तीनों का मिलता है। इसलिए हमने इसे बिल्कुल अलग कर दिया है, इसका नाम भी अलग कर दिया कि प्रोग्रेशन है भाई, और यही तीनों मिलेगा। उसमें से एक के बारे में जो सबसे सिंपलेस्ट था, जो सबसे ज़्यादा सिंपल था, उसके बारे में आपने पढ़ रखा था, और 2 चीज़ें अभी हम पढ़ लेंगे। हमें पता चला है कि एक हमने पढ़ रखा था तो हमने दूसरा भी पढ़ रखा था, ये बस हमें जानना है। और ये आसान पैटर्न्स हैं क्योंकि नेचर आसानी से काम करता है, नेचर सिंप्लिसिटी में काम करता है, और ये सब नेचुरल पैटर्न्स हैं। तो बहुत सिंपल हैं, बहुत ईजी हैं समझने के लिए और इस्तेमाल करने में भी बहुत ईजी हैं। तो चलिए इनकी बातें करते हैं, देखते हैं। तो देखिए, अब हम अगर इसमें आएँ, थोड़ा इसमें डुबकी लगाएं, तो पहले हमें मिलेगा कौन? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ऐसे तो हम सारे लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, फॉर्मूला भी हमें याद होंगे, हम लाइन से फॉर्मूला बोल सकते हैं, पर चलिए एक बार याद कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं किसको कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो मान लीजिए मैं नंबर लिख रहा हूँ ABCDEF कुछ भी, ठीक है, ऐसे करके नंबर लिख रहा हूँ। मैंने नंबर जानबूझ के नहीं लिखा है। तो जब इनके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम आता हो, कि अगर इनके बीच का 2 का अंतर है तो यहाँ भी 2 का, यहाँ भी 2 का, यहाँ भी 2 का, यहाँ भी 2 का, मैं जब भी आगे बढ़ता हूँ 2 टर्म के बीच 2 का अंतर है या 3 का अंतर है, मतलब कांस्टेंट अंतर है, तो वैसे मैं क्या बोलता हूँ? मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एक बनाना चाहें, मान लीजिए कि 5 से शुरू करके या कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाना चाहें तो लिख सकते हैं 5, फिर लिख सकते हैं 11। तो देखिए मैंने 6 का अंतर रखा तो अगला टर्म 17 आना चाहिए, फिर अगला टर्म 23 आना चाहिए। तो अब मैं आपको कहूँ कि 5 से शुरू होने वाला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाइए, कितने पॉसिबल है? आप बोलेगा अरबों पॉसिबल है। 5 से शुरू होने वाला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बोलिए कि इतने पॉसिबल है। बोलिए कौन वाला बोलूं? दुनिया भर के पॉसिबल है, इंक्रीजिंग भी डिक्रीजिंग भी, हर तरह के पॉसिबल है। अगर 5 से शुरू करने के लिए भी बोलें तब, फिर मैं आपको बोलूं कि 6 अंतर लेकर के बनाइए प्रोग्रेशन। कई को आप बना दीजिएगा, आप बोले जितना बोलो, मैं आप बोलिएगा 1 लाख तो 1 लाख बना देंगे, उसमें क्या है कि नहीं, आराम से बना देंगे। लेकिन मैं बोलूं कि 5 से शुरू रहे और 6 डिफरेंस रहे, कोई प्रोग्रेशन बनाओ, तब तो केवल यही वाला होगा ना, तब तो केवल एक प्रोग्रेशन है। यानी किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को अगर हमें जानना है तो हमें 2 बातें जाननी होती हैं, एक उनका फर्स्ट टर्म और दूसरा उनका कॉमन डिफरेंस। एक जानना होता है उनका फर्स्ट टर्म और दूसरा जानना होता है उनका कॉमन डिफरेंस। और ये 2 बातें जैसे हमें पता हो जाती हैं, हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी पता हो जाता है। तो फर्स्ट टर्म जहाँ से हम शुरुआत करने वाले हैं वो हमें पता होना चाहिए, और जो हम अंतर लेने वाले हैं बार बार हम जो जोड़ने वाले हैं वो भी हमें पता होना चाहिए, तो हमें प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पता होगा। जानते हैं ये सारी बातें हम। तो चलिए इसका nवां टर्म लाते हैं। बहुत सारे सवाल बनाए हैं हमने 10 में, है ना, बहुत सारी कैलकुलेशंस कर रखी हमने पहले से, बहुत दिमाग खपाया है इसमें। तो Tn इज इक्वल टू, अगर मान लीजिए मैं इसमें दूसरे टर्म तक आऊँ तो 1 बार 6 जोड़ना पड़ा, तीसरे टर्म तक आऊँ तो 2 बार 6 जोड़ना पड़ा, अगर मैं चौथे टर्म तक आऊँ तो 3 बार 6 जोड़ना पड़ा, तो मैं अगर nवें टर्म तक आ जाऊँ तो n-1 बार 6 जोड़ना पड़ेगा। किस में? पहले टर्म में। तो पहले टर्म में n-1 बार अगर मैं d जोड़ देता हूँ तो मुझे nवां टर्म मिल जाएगा। बड़ा आसान फॉर्मूला। 4 तरह के सवाल बनाते थे हम इस पर, कभी a देता था, n देता था, d देता था, tn पूछता था पहला सवाल, फिर क्या करता था कि tn दे के, a दे के, n दे के d पूछ दिया, कभी तीनों कोई दिया, चौथा गायब किया और हमसे पूछ दिया, हमने बता दिया, ऐसा होता था। तो ये एक फॉर्मूला, बड़ा सिंपल फॉर्मूला एपी में शुरू में आता है। अगर मैं TNL निकालना चाहूँ, nth टर्म फ्रॉम लास्ट, अंतिम से निकालना चाहूँ, तो अंतिम से निकालना मैं अगर चाहता हूँ तो कहूँगा L माइनस,
अब जैसे हम शुरू से n जोड़ रहे थे, d जोड़ रहे थे, वैसे ही आगे पीछे से आने पे हम d क्या कर रहे होंगे, माइनस कर रहे होंगे। कितनी बार, nवें टर्म तक पहुंचने के लिए n-1 बार। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, दूसरे टर्म तक पहुंचने के लिए 1 बार जोड़ना पड़ा, तीसरे तक के लिए 2 बार, तो nवें के लिए n-1 बार, तो ये घटाना पड़ेगा और ये हो जाएगा nth टर्म फ्रॉम लास्ट। nth टर्म फ्रॉम क्या हो जाएगा, लास्ट। फिर हमने इसका फॉर्मूला देखा था एपी में कि सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है। तो सम ऑफ n टर्म जानने के लिए हमने कोई प्रूफ तो हम ऐसा करने नहीं वाले, ये सब भी देखिए आप कभी भूल भी गए तो बड़ी आराम से याद कर सकते हैं अगर आप मेरी बातों को समझेंगे तो, क्योंकि मैं कोई प्रूफ नहीं कर रहा, मैं सिंपली जो ऑब्जर्वेशन से आ सकता है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो उसी तरह nवां टर्म के लिए याद करें, हमने एक कहानी पढ़ा था कि एक कहानी ये था कि 6ठी क्लास में एक बच्चा बहुत शरारती था और वो कोना में बैठ के बात करते रहता था, टीचर को परेशान करते रहता था, हमेशा इधर उधर का बात, इधर उधर में व्यस्त रहता था। तो एक दिन टीचर परेशान हो गए, मैथ्स का क्लास चल रहा था, टीचर पढ़ा रहे थे, बहुत मन से पढ़ा रहे थे और वो बच्चा बात किए जा रहा है। तो टीचर गुस्से हो गए, बोले गौस उठो, बताओ तुम बात क्यों कर रहे हो, तुम गधे हो, ये हो वो, पूरा बताए। उसके बाद उससे कहा गया कि चलो इसको व्यस्त रखते हैं, ऐसा सोच के उन्होंने उससे कहा कि 1 से लेके 100 तक मुझे जोड़ के दिखाओ। 1 से लेके 100 तक, ये 6ठे क्लास के बच्चे की कहानी सुन रहे हैं हम, 1 से लेके 100 तक मुझे जोड़ के दिखाओ। टीचर सोचा कि चलो आधा घंटा बच्चा परेशान रहेगा, आधा घंटा अपना व्यस्त रहेगा, कम से कम मेरा क्लास तो ख़त्म हो जाएगा। 2 मिनट बाद वो खड़ा हो गया, सर आंसर। बोला इतना जल्दी कैसे भाई? तो उन्होंने ये करा था कि 1 + 2 + ... 99 + 100, जानते हैं ये कहानी हम लोग, है ना। फिर पलट के लिख दिया, तो पलट के लिखा तो आया 100 + 99 + ... 2 + 1, और ये जोड़ा उन्होंने, तो जोड़ा तो देखा, अरे 101 आ रहा है, 101 आ रहा है ना, 101 आ रहा है। 101 हर टर्म को जोड़ के देखिए, 101, यहाँ अगर 3 होता तो 98 होता, जोड़ के 101, यहाँ भी ये होता 90, 101, सब जगह 101। 101 कितनी बार आएगा, क्योंकि हम 100 नंबर्स को जोड़ रहे हैं, 100 बार आएगा, पर हमने तो 2 बार जोड़ दिया ना, आगे से भी जोड़ दिया, पीछे से भी जोड़ दिया, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये आंसर। और ये 6ठी क्लास का बच्चा लाइव लाया था, लाइव, मतलब ये नहीं कि उसने कोई फॉर्मूला पढ़ रखा था, क्लास में ऐसे दिमाग लगा करके लाया था, क्योंकि मैथ ही ऐसा अलाउ कर सकता है। मैथ ही आपको पैटर्न, इतना उसमें पैटर्न रीड करने की क्षमता रही होगी, और आगे उसने चल के फिजिक्स के बहुत लेंदी कैलकुलेशंस को बहुत आसान करा है। कुछ ऐसे नियम कानून बनाए हैं जिससे मैथ एकदम सिंपल हो गया है। जो चीज़ 2-2, 3-3 पेजेस में सॉल्व होते हैं, उसे उसने 2-2, 3-3 लाइन में बनाने का फॉर्मूला दिया था। उसका साइंटिस्ट का नाम था कार्ल फ्रेडरिक गॉस, ठीक है। तो ये कहानी से तो हम लोग इसी से सम निकाल लेते हैं अपना, कि मान लीजिए देखिए उसने 101 जो लिखा वो कैसे लिखा, पहला टर्म और आखिरी टर्म लिखा, तो हम इसे मान लेते हैं a + l। ये 100 क्या था, नंबर ऑफ टर्म्स था n, और ये 2 क्या था, 2, हमेशा 2 से डिवाइड करना होगा, ऐसा नहीं है कि कभी 3 से करना होगा, कभी 4 से, हमेशा 2 बार जोड़ देंगे ना हम, तो 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये फॉर्मूला आया n/2 × a + l। क्या हमने ये नहीं पढ़ रखा है? बिल्कुल पढ़ रखा है। और ये जो l है ये nवां टर्म है, ये जो l है ये फॉर्मूला हम जानते हैं, n/2 × a + l। कैसे किया मैं फिर से बताता हूँ। ये देखिए 101 आप कैसे लाए, आप लाए पहले और आखिरी टर्म को जोड़ के, तो ये a + l लिख दिया। ये 100 क्या था, 100 नंबर ऑफ टर्म्स थे इस एपी में, तो × n कर दिया, और 2 से तो हमेशा डिवाइड आप करेंगे ही ना, आप तो 2 से डिवाइड करेंगे ही, तो n/2 हो गया। तो ये फॉर्मूला आ गया n/2 × a + l। पर ये जो l है, अगर हम इस l की बात करें तो यही हमारा nवां टर्म है, यही हमारा nवां टर्म है। तो ये nवां टर्म का वैल्यू तो हम पहले से जानते हैं ना, वो वहाँ पुट कर देंगे, तो दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा n/2 × a + l ही nवां टर्म है, लास्ट टर्म nवां टर्म है, क्योंकि n टर्म्स थे उसमें, तो हम वहाँ लिखेंगे a + n - 1 × d। और ये देखिए ये फॉर्मूला भी आपने 10 में पढ़ रखा था, 2a + n - 1 × d। तो ये फॉर्मूला आएगा n/2 × a + l। पर आपको लग रहा है कि नहीं ये फॉर्मूला नहीं, मुझे a और d में फॉर्मूला चाहिए, तो ठीक है भाई, n/2 × 2a + n - 1 × d। ये 2 आप काट देते थे,
हाँ, तो फिर गलती होती थी और उसके लिए मार्क्स कटते थे, याद करिए, है ना। तो ये 2 2 काटना नहीं है, क्योंकि जब तक कॉमन नहीं निकलेगा 2 हम काट सकते नहीं है। ऐसी गलतियाँ होती हैं, इसलिए मैं आपका ध्यान दिला दे रहा हूँ। तो एपी पे हमने इतनी बातें करी थी अपने 10th क्लास में। हम बस यादें ताज़ा कर रहे थे कि अच्छा हमने इतना कुछ पढ़ रखा था, एक कहानी के जरिए हमने ये फॉर्मूला समझा और बहुत सिंपल एपी के डेफिनेशन के चलते हमने ये फॉर्मूला देखा। तो इसमें कुछ भी ऐसा हमने नहीं पढ़ा जो हमें याद रखना हो। आपका मन करे तो आप कुछ कुछ क्वेश्चंस बना सकते हैं ऐसे याद ताज़ा करने के लिए, बाकी ऐसी कोई ज़रूरत इसकी पड़ेगी नहीं। अरिथमेटिक मीन के कंसेप्ट को याद रखेंगे कि ए बी सी अगर 3 नंबर हैं, ठीक है, और आपको अरिथमेटिक का मीन निकालना है, तो बी हम लोग क्या करते हैं, ए प्लस सी बाई 2। बी बराबर क्या आता है, ए प्लस सी। इन दोनों को जोड़ के आधा करने से हमें बीच वाला नंबर मिल जाता है। और ये जो अरिथमेटिक मीन का कंसेप्ट है, मोशन का पहला क्लास या दूसरा क्लास में ही आ जाएगा आपके साथ। तो ये अरिथमेटिक मीन का जो कंसेप्ट है ये आप ध्यान में रखें, इसकी बात हम लोग करते रहेंगे। तो एपी पे इतना सारा रिवीजन है, एपी पे ये बातें आपको ध्यान में होनी चाहिए और कुछ भी याद नहीं रखना है, सबको ऐसा समझ के रखना है कि जब भी काम आए एकदम रेडी, भूलने की कोई बात नहीं, याद रखने का कोई चिंता नहीं। ऐसा हमें पढ़ना है इस चैप्टर को। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बातें करने के बाद चलिए हम बाकी दोनों प्रोग्रेशन की बातें करते हैं, जिनका नाम है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक, जो ज्योमेट्री आपने जाना है उसे बस उसको ज्योमेट्रिक बना देना है, और हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है, इन दोनों की हम बातें करते हैं, देखते हैं इनमें हमें क्या पढ़ना है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन किसे कहते हैं, याद करिए। अरिथमेटिक किसे कहते थे, जब सेम नंबर जुड़ते जाता था, जब सेम नंबर एक तरह से जुड़ते जाता था, और अगर जुड़ सकता है तो घट सकता है, सीधी सी बात है। तो हमने जुटना भी पढ़ लिया, हमने घटना भी पढ़ लिया, और वो हमारा हिस्सा हो गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। उसी तरह सोचिए, सेम नंबर मल्टीप्लाई भी तो हो सकता है। तो सेम नंबर जब मल्टीप्लाई होते जाता है तो उसे कहा जाता है जीपी। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने लिखा 3, मैंने लिखा 6, तो मैंने देखिए 2 से मल्टीप्लाई किया, तो अगली बार फिर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 12। सोचिए अगला टर्म इसका क्या होगा, 24। अगला टर्म क्या होगा, 48। इस तरह से तो मैं हमेशा 2 से अगर मल्टीप्लाई करता रह जाऊं, मैं हमेशा 2 से मल्टीप्लाई करता रह जाऊं, तो ये जो मुझे प्रोग्रेशन मिलेगा, एक खास तरह का पैटर्न मिलेगा, उसे मैं क्या नाम दूंगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो जैसे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस होता था, उसी तरह ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो होता है। फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो होता है, ये होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट टर्म 3 है और कॉमन रेशियो 2 है, क्योंकि बार बार हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सोचिए मैं आधा करते चला जाता तो बार बार 1/2 से मल्टीप्लाई करता, और बार बार 1/2 से मल्टीप्लाई करने से वो चीज़ क्या हो जाता, बार बार आधा होते जाता, और वो कहलाता कॉमन रेशियो। यहाँ पे जैसे एपी में हुआ था कि चीज़ें बढ़ सकती थी, चीज़ें घट सकती थी, उसी तरह यहाँ भी बढ़ सकता है और घट सकता है। सोचिए कब बढ़ेगा, जब हम कॉमन रेशियो r इज ग्रेटर देन 1 रखेंगे, और कब घटेगा, जब कॉमन रेशियो r इज लेस देन 1 रखेंगे। जब हम कॉमन रेशियो 1 से छोटा रखेंगे तो ये बढ़ाते चला जाएगा, सॉरी कॉमन रेशियो 1 से छोटा रहेंगे तो घटाते चला जाएगा, और जब हम ग्रेटर देन 1 रखेंगे तो ये रेशियो को बढ़ाते चला जाएगा, टर्म्स को इंक्रीज करता चला जाएगा। तो चलिए इसके भी फॉर्मूले जैसे हमने एपी के लिए लाए थे, जैसे हमने एपी के लिए याद रखने का नहीं याद रखना ये ठाना था, उसी तरह यहाँ भी हम ठानेंगे कि हमें कुछ याद नहीं रखना है। कुछ चीज़ें हालांकि होंगी जो मुझे प्रूव करने में दिक्कत आएंगी, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए आसानी से हो जाए। तो देखिए बहुत ज़्यादा डिटेल्स में हम लोग फिर नहीं जाएंगे, तो चलिए इसका कम से कम टर्म निकालते हैं। मान लीजिए मुझे nवां टर्म निकालना है, ठीक है, मैं फिर से कह दूं tn। अब मैं आ रहा हूं जीपी में, तो आप ये समझ लेंगे tn मैं एपी के लिए नहीं लिख रहा, मैं जीपी के लिए लिख रहा हूं। तो सोचिए दूसरे टर्म तक पहुंचने के लिए कितनी बार 2 से मल्टीप्लाई किया, 1 बार। तीसरे टर्म तक पहुंचने के लिए कितनी बार 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 बार। तो nवें टर्म के लिए कितना करूंगा, n-1 बार। किसको मल्टीप्लाई करूंगा, कॉमन रेशियो को। किस में मल्टीप्लाई करूंगा, फर्स्ट टर्म में, तो ar का पावर n-1, ये हो गया nवां टर्म का रेशियो।
ए आर का पावर n माइनस 1। पहली बात, इसमें बार बार मल्टीप्लाई होगा, 3 में 2 बार बार मल्टीप्लाई होगा। तो पहला टर्म अगर मैं लिखूं तो लिख सकता हूं ना 3 इंटू 2 का पावर 0, पहला टर्म 3 इंटू 2 का पावर 0, 2 अभी मल्टीप्लाई नहीं करना है, पहले ही टर्म की बात हो रही है। लेकिन मैं दूसरा टर्म अगर लिखूं तो लिख सकता हूं 3 इंटू 2 का पावर 1। सोचिए तीसरा टर्म क्या लिख सकता हूं, मैं इसे लिख सकता हूं 3 इंटू 2 का पावर 1, तीसरा टर्म 3 इंटू 2 का पावर 2, चौथा टर्म 3 इंटू 2 का पावर 3, उसी तरह nवां टर्म 3 इंटू 2 का पावर n माइनस 1, वही तो लिख रखा है। 3 फर्स्ट टर्म है, 2 कॉमन रेशियो है, n माइनस 1, ये हो गई बात। तो ये nवां टर्म का फॉर्मूला आया किसी जीपी के लिए शुरुआत से। आप दिमाग लगाइए, थोड़ा देर वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं कि TNL nवां टर्म जीपी का हमें चाहिए, पर लास्ट से चाहिए, अंत से चाहिए। तो क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करते थे, अब डिवाइड करेंगे। एपी में पहले जोड़ते थे, लास्ट से निकालने के लिए घटाते थे। यहाँ शुरुआत से निकालने के लिए मल्टीप्लाई करते थे, तो लास्ट से आने के लिए डिवाइड करेंगे। तो क्या हो जाएगा, a बाई आर का पावर n माइनस 1, a बाई आर का पावर n माइनस 1। तो ये जीपी की बातें हैं, जीपी के चीज़ों को हम ऐसे सोचते हैं, ऐसे डील करते हैं। अगर हम जीपी के सम की बात करें तो आप अपना दिमाग थोड़ा मोड़ा लगा सकते हैं और आप बड़े आराम से फॉर्मूला ये ला सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं इसे लाने के, तो आप कुछ अपना दिमाग लगाएं। मुझे इनके फॉर्मूले से ज़्यादा काम नहीं है, इससे एक स्पेशल फार्मूला आएगा उससे काम है। तो मैं आपको बस ये बता दे रहा हूँ कि r अगर लेस देन 1 रहे तो सम ऑफ टर्म्स का ये फार्मूला है, और r अगर ग्रेटर देन 1 रहे तो सम ऑफ टर्म्स का ये फार्मूला है। ये फार्मूला हो सकता है फ्रीक्वेंटली उतना काम ना आए, कभी काम आएगा तो बस आप नोट्स में रखिएगा, याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो काम आ सकता है वो ज़्यादातर कभी कभी आता है इन्फिनाइट जीपी का सम ऑफ इन्फिनाइट जीपी। ढेर सारे जीपी के टर्म्स होंगे तो उनका क्या सम होगा, ये हमें ज़्यादा काम आ सकता है। तो सोचिए, अगर मैं ऐसा इन्फिनाइट जीपी ले लूँ, मतलब एक ऐसा जीपी ले लूँ जिसके टर्म्स इन्फिनाइट है, बहुत बड़े टर्म्स हैं, और उसमें r ग्रेटर देन 1 कर दूं, r 1 से बड़ा कर दूं, तो वो तो हमेशा बढ़ते चला जाएगा ना, और बढ़ते चला जाएगा तो इन्फिनिटी तक पहुँचते पहुँचते बहुत बड़ा हो जाएगा। तो जब वो बहुत बड़ा हो जाएगा तो उसका सम भी बहुत बड़ा होगा। यानी इन्फिनाइट जीपी की अगर बात करें और हम r ग्रेटर देन 1 रख दें तो उसका सम भी क्या होगा, इन्फिनिटी। ये मैं इन्फिनाइट जीपी के लिए बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर r लेस देन 1 है तो टर्म हमेशा घटते चला गया है, टर्म हमेशा घटते गया है, घटते गया है, घटते गया है, तो उसका कुछ ना कुछ जोड़ के हल्का फुल्का हमारे पास कुछ बचता होगा, उससे अगर हम निकालना चाहते हैं तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ देखिए r का वैल्यू लेस देन 1 है और पावर n रखता हूँ, तो देखिए ये जो नंबर आएगा, ये जो नंबर आएगा, ठीक है, ये नंबर आ जाएगा काफ़ी छोटा, मतलब कि 1/, ये ऐसा हो गया जैसे कि मान लीजिए r का वैल्यू 1/2 है, तो मैं 1/2 का पावर n कर रहा हूँ, आधा को आधा, आधा को आधा, आधा को और आधा करते चला जा रहा हूँ, करते चला जा रहा हूँ, करते चला जा रहा हूँ, और इन्फिनिटी टाइम्स कर दिया, तो भाई बचेगा क्या मेरे पास, तो ये लगभग कितना हो जाएगा, 0। जब ये n इन्फिनिटी हो जाएगा तो ये इतना बार डिवाइड हो चुका होगा कि कुछ बचेगा ही नहीं मेरे पास, तो ये लगभग हम इसे कितना मान सकते हैं, 0। लेकिन कब, जब इन्फिनाइट जीपी हो तब। तो जैसे हम इसको 0 रखेंगे, a1 माइनस 0, तो ये आएगा a1 माइनस r, और ये हमारे ज़्यादा काम का फॉर्मूला है। सम ऑफ इन्फिनाइट जीपी व्हेन r इज लेस देन 1 का सम ऑफ इन्फिनाइट जीपी का फॉर्मूला ये a/1 माइनस r हमारे कभी कभी काम आ सकता है। हमने अर्थमेटिक मीन की बात करी थी, चलिए ज्योमेट्रिक मीन की बात करते हैं, इससे हम थोड़ा सा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को और अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे मान लीजिए a है, b है और c है, और बोला गया कि ज्योमेट्रिक मीन में, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, ज्योमेट्रिक मीन निकालिए। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का खासियत होता है कि रेशियो कांस्टेंट होते हैं, मतलब बराबर मल्टीप्लाई होता है। तो सोचिए इन दोनों को डिवाइड करके जो आएगा, इन दोनों को डिवाइड करके आएगा, वही इन दोनों को भी डिवाइड करके आएगा। तो मैं लिख सकता हूँ b/a इज इक्वल टू c/b, तो b² इज इक्वल टू ac, तो b इज इक्वल टू √ac। ये ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला है। मतलब जैसे आप वहाँ पे लिखते थे b इज इक्वल टू
ए प्लस सी बाई टू, उसी तरह आप यहाँ पे लिख सकते हैं b इज इक्वल टू अंडर रूट ए सी। और ज्योमेट्रिक मीन की जो बातें हैं जो हमें करनी चाहिए थी वो यहाँ पे लगभग कंप्लीट होती हैं। ज्योमेट्रिक मीन की बातें यहाँ पे खत्म होती हैं। एचपी की हमें बहुत ज़्यादा बात नहीं करनी पड़ेगी। हार्मोनिक प्रोग्रेशन को हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो क्यों भाई, हमने कब पढ़ लिया हार्मोनिक प्रोग्रेशन? तो हमने पहले से पढ़ रखा है। क्यों? एपी आप जानते हैं, मान लीजिए कि मैंने लिखा कि 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे, तो इसे आप जानते हैं। अगर मैं इसे कुछ भी आपको इसमें पूछूं तो क्या हम लोग बताने में सक्षम है? बिल्कुल सक्षम है। तो अपना जाना पहचाना, अपना नन्हा मुन्ना बचपन वाला एपी है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है हमें। बस इसी को उल्टा कर दीजिए, 1/3, 1/5, 1/7, 1/9, 1/11। आपको ये कुछ दिख रहा है? आपको लग रहा है कि नीचे के टर्म्स एपी में है? तो बस ऐसे ही चीज़ें क्या हो जाती हैं, एचपी हो जाती हैं। यानी एपी को अगर हम उल्टा कर दें, एपी को अगर हम रेसिप्रोकल कर दें एपी का, तो हमें जो मिलता है उसको बोलते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, और ये भी फिजिक्स में काफ़ी यूज़ होता है। एपी और एचपी साथ साथ आते रहते हैं। जहाँ चीज़ें उल्टी हो जाएंगी वहाँ एपी की जगह, एपी मान लीजिए कहीं काम कर रहा है, कोई भी चीज़ में हमें एपी निकालना पड़ गया और चीज़ उसका उल्टा कर दिया हमने, कोई कारण से वो उल्टा हो गया, तो फिर अब एचपी से काम होगा हमारा, हार्मोनिक मीन से काम होगा। तो ये सारी बातें हम इस्तेमाल करेंगे। मोशन के तीसरे चौथे क्लास में ये सब बातें आ जाएंगी, तो उस समय आपको ये सारी बातें समझाई जाएंगी, बताई जाएगी। तो एचपी मतलब आप ये समझिए कि हार्मोनिक मीन। तो अब देखिए आप क्या करते थे, आप करते ये थे कि हम इसे एपी का उल्टा तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि हम वैसे ही इस्तेमाल करने वाले हैं। हम मैथ्स की पढ़ाई कर नहीं रहे, हम जो भी जुटा रहे हैं अपने साइंस के कैलकुलेशन के लिए जुटा रहे हैं। तो हम वैसे पढ़ रहे हैं जैसे हम इससे काम लेने वाले हैं। तो हम इससे ऐसे ही काम लेने वाले हैं कि हम एपी का उल्टा करेंगे, हमें एचपी मिल जाएगा। इसकी कैलकुलेशन में बहुत सारी बातें और हैं, वो हम लोग मैथ्स में देखेंगे, वो देखा जाएगा। पर अभी हम इसको ऐसे पढ़ रहे हैं, हम लोग इसको ऐसे देख रहे हैं कि जैसे हमें एपी आता है और बस उसका उल्टा करना है, हमें एचपी मिल जाएगा। तो सोचिए एपी का जो अरिथमेटिक मीन था, एपी का जो अरिथमेटिक मीन था वो कैसे था? वो था b इज इक्वल टू a प्लस सी बाई टू, ए प्लस सी बाई टू। तो यहाँ तो चीज़ें सारी उल्टी हो जाती हैं, तो क्या मिलेगा हमें? तो हमें ऐसे मिलेगा 1/b, 1/b इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/c बाई 2। तो इस 2 को हम कहाँ लेके चले जाएंगे? इधर लेके चले जाएंगे। यानी दो चीज़ों का अगर हमें हार्मोनिक मीन निकालना हो तो हम ऐसे लिखेंगे 2/b इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/c। मान लीजिए हमने अर्थमेटिक मीन निकाला, लिखा कि 3 टर्म का निकाला, a b c d, मान लीजिए 3 टर्म कुछ भी है, तो ये हम लिख सकते हैं ना, कुछ भी अर्थमेटिक मीन कैपिटल लिख देते हैं। ठीक है, तो ये होगा a प्लस b प्लस c, क्योंकि 3 को जोड़ रहे हैं तो बाई 3 करेंगे, 3 को जोड़ रहे हैं तो क्या करेंगे? बाई 3 करेंगे। तो हार्मोनिक मीन तो इसका उल्टा होगा, तो क्या करेंगे? 1/h, h मतलब हार्मोनिक मीन मैं लिख रहा हूं, तो ये हो जाएगा 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, और जाहिर सी बात है इस 3 को हम भेज सकते हैं इधर, तो ये 3 हो गया इधर। ठीक है, ये 3 इधर हो गया। ऐसे सोचिए 4 का हार्मोनिक मीन कैसे लिखेंगे? 4/h इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1/2। क्यों? क्योंकि अरिथमेटिक मीन का उल्टा कौन होता है? हार्मोनिक मीन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का उल्टा कौन होता है? हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो इस तरह से प्रोग्रेशन की बातें खत्म हुई। प्रोग्रेशन हमने देखा कि प्रोग्रेशन क्या होता है और कितने तरह के होते हैं। ये 3 ऐसे पैटर्न्स हैं जो नेचर में हर जगह मौजूद है, और नेचर की ही पढ़ाई करने वाले हैं हम लोग, तो हमें ये चीज़ें बार बार मिलती रहेंगी। और हम अगर इन चीज़ों का इस्तेमाल करना सीख गए तो हमारा जीवन थोड़ा सरल हो जाएगा और हमें फिज़िक्स आसानी से समझ में आने लगेगा, उसके कैलकुलेशंस हम इजीली करने लगेंगे। और ऐसा हम कुछ ही क्लासेस के बाद देखेंगे। तो लास्ट जो मेरे हिसाब से अंतिम में है, ठीक है, जो मेरे हिसाब से अंत में है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। आपको मैं 3 पैटर्न्स ऐसे बता दे रहा हूँ जिसके सम कभी कभी काम आते रहेंगे। ठीक है, ये जो 3 चीज़ें मैंने लिख रखी हैं, आप इसका बस एक नोट्स बना लें। ध्यान रखिएगा जितनी बातें हम पढ़ रहे हैं वो आपको याद नहीं रखनी है। ऐसा नहीं है कि आपको याद रखना है, ये सब सारी बातें रट लेनी है, नहीं। जैसे जो चीज़ ज़्यादा इस्तेमाल होगी
वो अपने आप याद रह जाएगी, और जो चीज़ ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होगी वो छूट जाएगी। हालांकि मैंने जितनी बातें आपको पढ़ाई हैं आमतौर पे ऐसे बातें पढ़ाई हैं जो ज़्यादा काम आने वाली हैं। बाकी तो सिलेबस मैथ्स का 2 साल का है, हम 10 दिन में कैसे पढ़ लेंगे। लेकिन मैंने वो बातें पढ़ाई हैं, हमने ऐसे ऐसी चीज़ें चुराई हैं, ऐसे ऐसे अस्त्र शस्त्र इकट्ठे किए हैं जो हमें ज़्यादा काम आने वाले हैं। पर अगर कुछ बातें काम में नहीं आती हैं हमारे, हो सकता है आपका ऐसा कोर्स रहा हो, आपका ऐसा सिलेबस रहा हो कि जो हमारे ज़्यादा काम नहीं आएंगे वो अपने आप हम भूल जाएंगे। तो ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्या पता कभी काम आ जाए। और ये चीज़ें ऐसी हैं कि पैटर्न्स मिलते रहते हैं। तो देखिए ये क्या है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर। ये जो चीज़ लिखा हुआ है बोर्ड पे, ये है सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स मतलब n नेचुरल, 1 से लेके 10 तक जोड़ना है, यहाँ से जुड़ जाएगा। 1 से लेके 50 तक जोड़ना है, यहाँ से जुड़ जाएगा। 1 से लेके 1000 तक जोड़ना है, तो यहाँ से जुड़ जाएगा। अब आप बोलिएगा कि 1 से लेके 1000 तक जुड़ जाएगा, 1 से लेके 1 लाख तक जुड़ जाएगा, 1 से लेकर के 20 तक जुड़ जाएगा। तो क्या 1 से स्टार्ट करना ज़रूरी है? तो दिमाग भी तो है हमारे पास, केवल फॉर्मूला थोड़ी है। अगर मान लीजिए मैं 10 से 100 तक जोड़ना रहेगा तो हम क्या करेंगे, पहले 1 से 100 तक निकालेंगे, 1 से 10 तक निकालेंगे, माइनस कर देंगे, तो वैसे भी मिल जाएगा। पर ध्यान रखिएगा 10 से 100 तक अगर जोड़ना निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 1 से 100 तक निकालेंगे और 1 से 9 तक निकालेंगे और तब माइनस करेंगे, तो हमें ये फॉर्मूला दे देगा। दूसरा ये है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर। जैसे मैं 1 का स्क्वायर कर दूं, +2 का स्क्वायर, +3 का स्क्वायर, +4 का स्क्वायर, तो जाहिर सी बात है आपको ये फार्मूला लगाना पड़ेगा। कैसे मिल गया हमें ये सब फार्मूला, कैसे हमारे काम आ गया, कैसे हमें पता चल गया, ये सब हम मैथमेटिक्स में सीखेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो आप मैथमेटिक्स चुने, तब आप वहाँ सीखने मिलेगा। सम ऑफ स्क्वायर्स, और ये आप गेस करिए, हमने नेचुरल नंबर किया, सीधा सीधा लिख के स्क्वायर करके किया, और इसे आप गेस करें खुद ही से, तो जाहिर सी बात है सम ऑफ क्यूब्स कि 1 का क्यूब +2 का क्यूब +3 का क्यूब, तो यहाँ 3 पुट कीजिए तो आपको वैल्यू मिल जाएगा। 1 से लेकर के 1000 तक का क्यूब का सम, तो यहाँ से मिल जाएगा आपको। तो ये तीनों फार्मूला आप नोट्स में रख सकते हैं। अगर काम आया तो हमें याद रहेगा, काम नहीं आया हम भूल जाएंगे। वैसी चीज़ों को याद ही क्यों रखेंगे जो हमारे काम की नहीं है। तो पैटर्न्स पे पढ़ाई ख़त्म हुई। तो ये हमारे अस्त्र शस्त्र थे जो हमने पिछले कुछ दिनों में जमा किए हैं, और इतने ही अस्त्र शस्त्र के साथ अब हम लड़ाई में उतर सकते हैं, अब हम कूद सकते हैं। मैं चाहता हूं कि एक दिन और हम लोग बस तैयार हो लें। हम लड़ाई में कूदने से पहले, फिजिक्स की जर्नी में एंटर करने से पहले अपने आप को थोड़ा कंसेप्चुअली और रिच कर लें। तो 1-2 दिन जर्नी में रखना चाहता हूं कि थोड़ा सजावट का, मैं चाहता हूं कि हम लोग थोड़ा सज धज के जाएं अपना जर्नी में, अपना जो फिज़िक्स का पढ़ाई है उसमें उतरें, तो थोड़ा सज धज के। तो इसके लिए ग्राफ और कुछ बहुत अच्छे अच्छे सवाल जो मुझे मिलेंगे वो मैं यहाँ पे कराना चाहता हूँ। तो ये आप रिस्पॉन्स में मुझे बताएं कि आप क्या चाहते हैं, आप क्या सोचते हैं। आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं और कमेंट्स में बता सकते हैं, तो उस हिसाब से तय किया जाएगा। और अगर ऐसा डिमांड होगा कि नहीं हम जल्दी से शुरू कर दें, तो फिर कल से हम वेक्टर्स पढ़ना शुरू कर देंगे, और नहीं तो थोड़ा ग्राफिकली अपने आप को रीच करेंगे। थोड़ा हमारा दिमाग भी बढ़ जाएगा, थोड़ा हमारी सोचने की, इमेजिन करने की कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी, और फिर हम वहाँ इंटर कर सकेंगे। ग्राफ का जो सेक्शन है वो मोशन में हमें ऐसे भी पढ़ना है, पर अगर हम पहले से पढ़ के जाते हैं तो आपको अंदाज़ा ही होगा कि कितना आसान हो जाएगा हमारे लिए काम। कुछ अस्त्र शस्त्र अगर हमसे छूटे होंगे तो हम लोग उसे वहीं पढ़ते वक्त देख लेंगे। हल्के फुल्के अस्त्र शस्त्र मैंने समय बचाने के लिए थोड़े थोड़े छोड़े हैं, कुछ कुछ चैप्टर्स को मैंने स्किप किया है जानबूझ के कि आपका समय बचाया जा सके। और अगर ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि बहुत रेयरली ज़रूरत पड़ता है, आपको बाद में ये फीलिंग आ सकता है कि ये फालतू में पढ़ाया गया था, तो उस फीलिंग से भी बचाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ कि कुछ अस्त्र शस्त्र जानबूझ के छोड़ रहा हूँ। तो अब हम लोग अगले दिन जब मिलेंगे तो या तो तैयारी कर रहे होंगे जाने का, या बिल्कुल पहुंच गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही, बाकी बातें अगले दिन।